नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट सेलिंग नोवेल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है दोस्तों पाउलो कोएल्हो ने। दोस्तों इस बुक की अब तक 65 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों के साथ इस बुक को डिटेल में समराइज करने वाले हैं। इस बुक को आसानी से समझने के लिए दोस्तों हमने इस बुक को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। इस बुक के पहले हिस्से में हम दोस्तों अंडलूसिया में रहने वाले सैंटियागो नाम के उस गडरिये की कहानी के बारे में जानेंगे, जो असीम और भव्य सांसारिक खजाने को हासिल करने की इच्छा रखता है और किसी अज्ञात खजाने की खोज में यात्रा पर निकल पड़ता है। स्पेन में अपने घर से शुरू हुई उसकी यात्रा उसे टेंजर के बाजारों से होती हुई मिस्र के रेगिस्तानों तक ले जाती है। और अपनी यात्रा के अंत में उसे महसूस होता है कि खजाना तो पूरे समय उसके अंदर ही था। और इस बुक के दूसरे हिस्से में हम दोस्तों आप लोगों के साथ इस कहानी से मिलने वाले उन 8 लेसन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि हमें इस कहानी से सीख करके अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस अमेजिंग सपनों से भरी कहानी को। ये कहानी है दोस्तों सैंटियागो नाम के उस चरवाहे की, जो अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस शाम एक वीरान चर्च पर पहुंचा था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से भेड़ों को अंदर किया और कुछ लट्ठों की सहायता से बाड़ बनाई ताकि उसकी भेड़ें रात में बाहर न जा पाएं। और फिर उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया और जिस किताब को उसने अभी अभी पढ़ करके समाप्त किया था उसका उपयोग उसने तकिए की तरह किया। उसने मन ही मन सोचा कि अब उसे मोटी किताबें पढ़नी होंगी, क्योंकि उनका तकिया काफ़ी आरामदायक होता है। और ऐसा सोचते सोचते वह सो गया। उस रात उसने फिर से वही सपना देखा जो कि उसने 1 हफ्ते पहले देखा था। और एक बार फिर से सपना पूरा होने से पहले ही उसकी नींद खुल गई। वह उठा और अपनी लाठी से उन सभी भेड़ों को जगाने लगा जो कि अभी भी सोई हुई थी। उसने एक एक करके भेड़ों को उनके नाम से जगाया। उसको हमेशा से ये विश्वास था कि जो भी कुछ वह कहता है भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसीलिए वो हमेशा अपनी किताबों को और अपने आसपास के किस्सों को अक्सर भेड़ों के साथ शेयर किया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से केवल वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिससे वो पिछले साल मिला था, जो उस गांव के दुकानदार की बेटी थी जहां वो आज से 4 दिन बाद पहुंचने वाला था। उस गांव में वो पहली बार 1 साल पहले गया था। वो दुकानदार कपड़ों की दुकान का मालिक था और अक्सर अपने सामने ही भेड़ों से ऊन को कटवाता था। सूरज की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि आज शाम तक वो तारीफा पहुंच जाएगा। पिछली बार जब वो उस लड़की से मिला था तो उसने उससे पूछा था कि गडरिया पढ़ना लिखना कैसे जानता है। चलते चलते वो सोच रहा था कि अब वो जब उस लड़की से मिलेगा तो वो उसे बताएगा कि उसने 16 साल तक पाठशाला में पढ़ाई की और उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता चाहते थे कि वो एक पादरी बने। लेकिन उसे घूमना पसंद था, वो दुनिया की सैर करना चाहता था, तरह तरह के लोगों से मिलना चाहता था। इसीलिए उसने अपने दिल की आवाज़ को सुना और वो एक गडरिया बन गया। वो मन ही मन ये सब सोच रहा था कि उसने एक बार फिर से सूरज की ओर देखा और अपनी चाल को तेज कर दिया। तभी उसे याद आया कि तारीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि सपनों को पढ़ना जानती है। उसने सोचा कि तारीफा पहुंचने के बाद वह उस बूढ़ी औरत से मिलेगा और अपने सपने के मतलब के बारे में जानेगा। जब सैंटियागो तारीफा पहुंचा तो वह उस बुढ़िया से मिलने के लिए उसके घर में गया। वह बूढ़ी औरत उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। तब लड़के ने उसे बताया कि उसे एक ही सपना 2 बार आया। उसने सपने में देखा कि वो अपनी भेड़ों के साथ एक चारागाह में है। तब एक छोटी बच्ची आई और वह उसकी भेड़ों के साथ खेलने लगी। तब औरत ने उसे अपने सपने के बारे में और बताने के लिए कहा। तब लड़के ने बताया कि वो छोटी बच्ची कुछ समय तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही और फिर कुछ समय के बाद उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे इजिप्ट के पिरामिडों के पास ले गई। उस बच्ची ने मुझे कहा कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें यहाँ पर खजाना मिलेगा। और जिस समय ठीक ठीक वह लड़की मुझे उस जगह के बारे में बताने वाली थी जहाँ पर खजाना दबा हुआ है, ठीक उसी समय मेरी नींद खुल गई। इसके बाद बूढ़ी औरत कुछ समय के लिए खामोश रही। फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और उसे कुछ देर गौर से देखा। और फिर बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा
कि इसके बदले में वह उससे कोई फीस नहीं लेगी, बल्कि जब उसे वह खजाना मिल जाएगा तो उसे उस खजाने का 10वां हिस्सा उसे देना होगा। लड़के ने कहा ठीक है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे इजिप्ट के पिरामिडों के पास जाना चाहिए, वहीं पर उसको उसका खजाना मिलेगा। लड़का उसकी बातें सुन करके चिढ़ गया, क्योंकि ये सब बातें वो पहले से ही जानता था। और इसके बाद उसने निर्णय लिया कि वह कभी भी आज के बाद अपने सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद वह बाजार में चला गया। उसने खाना खाया और अपनी पुरानी किताब को मोटी किताब से बदल लिया, और उसने पीने के लिए अपने लिए नई वाइन की बोतल ली, और उसे चखने के लिए वह चौक में एक बेंच पर जा करके बैठ गया। उस गर्म दिन में वाइन पी करके उसे ताजगी का एहसास हुआ, और फिर वह किताब पढ़ने लगा। जैसे उसने अपनी किताब को पढ़ना शुरू किया, तब एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आ करके बैठ गया। उसने लड़के को बताया कि वह बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लगी हुई है, क्या वह उसकी बोतल से एक घूंट वाइन पी सकता है। लड़के ने पीने के लिए बूढ़े व्यक्ति को अपनी वाइन की बोतल दे दी और अपनी किताब पढ़ने लगा। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति लड़के से बात करना चाहता था। लड़के ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आप कहाँ रहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह सलेम में रहता है। लड़के ने फिर से उससे पूछा कि आप सलेम में क्या करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति हंसा और बोला कि मैं सलेम का राजा हूँ। लड़के को बूढ़े की बात सुनकर के थोड़ा सा अजीब लगा, और वो सोचने लगा कि कभी कभी लगता है कि भेड़ों के साथ रहना ही बेहतर है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम मेल्कीजेडेक है और वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है। लड़के ने पूछा कि वो कैसे, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो उसके सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद कर सकता है। वो उसे बता सकता है कि वो खजाने को कैसे पा सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे उसकी भेड़ों का 10वां हिस्सा चाहिए। लड़के ने कुछ समय सोचा। पहले लड़के को लगा कि शायद यह बूढ़ा व्यक्ति उसी बूढ़ी औरत का पति है जो मनगढ़ंत कहानी बना करके उसे ठगने आया है, लेकिन फिर वह मान गया। अगले दिन दोपहर को लड़का उस बूढ़े व्यक्ति से मिला और उसे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दिया। उसने बाकी भेड़ें अपने दोस्त को बेच दी और उससे पैसे ले ली। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से कहा कि ईश्वर ने हम सभी के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया है, और बस तुम्हें उन संकेतों को पढ़ना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना लबादा खोला। उसने सोने का एक भारी कवच पहना हुआ था जो बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ था, और फिर उसने उसमें से 2 पत्थर निकाल करके उस लड़के को दे दिए। उनमें से एक पत्थर सफ़ेद था और दूसरा पत्थर काला था। उन्हें उरीम और थुमीम के नाम से जाना जाता है। काले पत्थर का अर्थ था हाँ, और सफ़ेद पत्थर का अर्थ था नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जब भी तुम्हें संकेतों को पढ़ने में दिक्कत आए तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछना जिसका जवाब हाँ और ना दोनों में से एक, और फिर ये पत्थर तुम्हारी मदद करेंगे। और इसके साथ ही बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से ये कहा कि अगर मुमकिन हो सके तो तुम अपने फैसले खुद लेना। इसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। इसके बाद लड़का टेंजर पहुंचा और वहां पर एक बार में उसकी मुलाकात उसी की उम्र के दूसरे लड़के से हुई। उस लड़के ने नए लड़के को बताया कि उसे पिरामिड के पास जाना है, और अगर तुम मुझे वहां तक ले जाने में मेरी मदद करते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें गाइड के रूप में कुछ पैसे दे सकता हूँ। नए लड़के ने कहा कि इसके लिए उन्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना होगा। इसके लिए वो जानना चाहता था कि क्या उसके पास पैसे हैं। लड़के ने अपने बटुए से पैसे निकाले और उस नए लड़के को दिखाए। नए लड़के ने कहा कि ठीक है, इसके लिए हमें 2 ऊँटों की आवश्यकता होगी। सैंटियागो को अब उस नए लड़के पर पूरा विश्वास हो चुका था। उसने नए लड़के को अपने सारे पैसे दे दिए ताकि वो उससे ऊँट खरीद सके। लड़का नए लड़के के साथ टेंजर की संकरी गलियों में चल पड़ा। उसके आसपास एक बाजार था, बहुत से लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन लड़का उस नए लड़के पर अपनी पूरी नजरें गड़ाए हुए था। आखिरकार उस नए लड़के के पास उसका सारा पैसा था। इसी बीच उसने एक बेहद ही खूबसूरत तलवार देखी जो बेशकीमती रत्नों से जड़ी हुई थी। उसने सोचा कि मिस्र से लौटने के बाद वह तलवार खरीद लेगा। उसने नए लड़के से कहा कि जरा उस दुकानदार से पूछो कि यह तलवार कितने की है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में कुछ क्षणों के लिए उसका ध्यान उस नए लड़के से हट चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वो नया लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही क्षणों में उसे पता चला कि वह लूट चुका है और वह नया लड़का उसके सारे पैसे ले करके रफू चक्कर हो गया है।
उसे अब खुद पर दया आ रही थी और वह मन ही मन अपने घुटनों पर बैठ करके रो रहा था। लड़के के पास उस पुराने झूले के सिवाय अब कुछ भी नहीं था। उसने इस उम्मीद में अपना थैला खोला कि शायद उसमें खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन उसमें भारी भरकम किताबों, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे। लड़के ने जब उन रत्नों को देखा तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उसने एक बार फिर से खाली चौक के चारों ओर देखा। उसे अब पहले की तुलना में कम निराशा हुई थी। उसे अब ये जगह अजनबी नहीं लग रही थी, यह नई जगह थी। आखिरकार वह हमेशा यही तो चाहता था, नई जगह के बारे में जानना। वह धीरे धीरे बाजार से हो करके आगे चलने लगा कि तभी अचानक उसकी नज़र एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर पड़ी। उसे देख करके लड़के को महसूस हुआ कि वह थोड़ा परेशान है। लड़के ने थोड़ा हिचकते हुए उस दुकानदार से बात करने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे बताया कि वह इस काम को पिछले 30 वर्षों से कर रहा है। एक समय था जब इस पहाड़ी की चोटी पर बहुत चहल पहल रहती थी, लोग उसे जानते थे और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ पहाड़ी पर आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और उसका धंधा अब मंदा पड़ चुका था। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने इस काम के लिए अपना बहुत सा समय और धन खर्च किया था। दुकानदार की बात सुनकर के लड़के ने कहा कि वह उसकी कुछ मदद कर सकता है, बदले में वह उसे कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ देर तक दुकानदार चुप रहा, लेकिन लड़के ने अपनी जैकेट को निकाल करके खिड़कियों को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में लड़के ने सारी खिड़कियां साफ कर दी। फिर उसने दुकानदार से खाने के लिए कुछ मांगा। क्रिस्टल व्यापारी ने अपनी दुकान पर खाने का एक बोर्ड लगाया और वो पास की दुकान में खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाते समय क्रिस्टल व्यापारी ने लड़के से कहा कि क्या वो उसके लिए काम करना पसंद करेगा। लड़के ने कहा कि वह दिन रात काम करने के लिए तैयार है। वह उसकी दुकान में मौजूद हर क्रिस्टल के टुकड़े को साफ करने के लिए तैयार है, बस इसके बदले में उसे कल पिरामिड जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। लड़के की बातों को सुन करके क्रिस्टल व्यापारी हंसा और उसने लड़के को कहा कि अगर वो पूरे साल उसके क्रिस्टल के हर टुकड़े को साफ करेगा और उन्हें बेच करके अच्छा कमीशन भी कमाएगा, तब भी उसे पिरामिड तक जाने के लिए पैसा जुटाने में 1 साल से अधिक का समय लगेगा। उसने बताया कि यहाँ से पिरामिड के बीच में हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। व्यापारी की बातें सुन करके लड़का कुछ समय चुप रहा और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा कि उसे कुछ भेड़ें खरीदने के लिए कुछ पैसा चाहिए, ताकि वह वापस से जा करके गडरिया बन सके। और उसके बाद लड़का उस क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गया। उसे वहाँ पर काम करते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था। उसने कुछ कैलकुलेशंस की और पता लगाया कि अगर वो इसी तरीके से काम करता है तो वह साल भर में केवल कुछ ही भेड़ों को खरीद पाएगा। इसीलिए उसे पैसा कमाने के लिए कुछ और सोचना होगा। और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों न वो क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाए, ताकि जब भी कोई ग्राहक डिस्प्ले केस के अंदर क्रिस्टल को देखे तो वह उसे अच्छा लगे और वो उसे खरीद ले। उसने इसके बारे में दुकानदार को बताया और दुकानदार ने उसे इसकी इजाज़त दे दी और कुछ ही महीनों में डिस्प्ले केस बन करके तैयार हो गया, जिसकी वजह से क्रिस्टल व्यापारी की सेल्स अब पहले से ज़्यादा हो चुकी थी। अब तक लड़के के पास पेन वापस जाने और लगभग 60 भेड़ों को खरीदने तक के पैसे जमा हो चुके थे। उसे कुछ पैसों की और ज़रूरत थी ताकि वह वापस जा सके। एक दिन लड़के ने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना कि पूरे पहाड़ पर एक भी चाय पीने की अच्छी दुकान नहीं है। उसने इसे भविष्य सूचक संकेत के रूप में लिया जो उसकी मदद करने के लिए इस यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे थे। उसने दुकानदार से इस बारे में बात की और उसे बताया कि वो पहाड़ पर एक चाय की दुकान खोल सकते हैं और वे क्रिस्टल के गिलासों में चाय को सर्व करेंगे, जिससे लोग चाय पीने के बाद क्रिस्टल गिलास भी खरीदना चाहेंगे और क्रिस्टल गिलास में चाय का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका यह आइडिया काम कर गया और धीरे धीरे पहाड़ी पर लोग चाय पीने के लिए आने लगे और क्रिस्टल के व्यापारी की बिक्री पहले के समान आसमान छूने लगी। अब तक लड़के को 11 महीने से ज़्यादा हो गए थे वहाँ पर आए हुए। अब उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि अब वो उससे 120 भेड़े, अपनी वापसी की टिकट और अफ्रीका से
चीज़ों को अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस भी खरीद सकता था। लड़के ने व्यापारी से कहा कि अब वो उसे वापस जाने की इजाज़त दे। अब उसके पास इतना पैसा है कि वो उससे अपनी भेड़ें खरीद सकता है। लड़के ने व्यापारी से आशीर्वाद मांगा। व्यापारी ने लड़के से कहा कि उसे उस पर गर्व है। लड़का वापस जा रहा था अपनी भेड़ों के पास, लेकिन लड़का अपने फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि जिस सपने को पूरा करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी अब वो कम जरूरी होता जा रहा था। लड़के ने मन ही मन सोचा कि वो वापस जा करके चरवाहा तो कभी भी बन सकता है, लेकिन उसे पिरामिडों तक जाने का दूसरा मौका शायद लाइफ में कभी मिल पाए। उसने लंबी सांस ली और कुछ समय सोचने के बाद उसने पिरामिड के पास जाने का निर्णय लिया। अब लड़का पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। कैफे से निकलते हुए वह मन ही मन उस अंग्रेज के बारे में सोच रहा था जो क्रिस्टल के व्यापारी को माल सप्लाई किया करता था। उसने उस अंग्रेज से मिलने का निर्णय लिया। उसने उस अंग्रेज को एक ऐसी इमारत में एक बेंच पर बैठे हुए देखा जिसमें से जानवरों के पसीने और धूल की गंध आ रही थी। वह कुछ माल गोदाम जैसी लग रही थी। उस अंग्रेज ने अपना बहुत सा समय किताबों को पढ़ने में लगाया था और अल्केमिक की डीप स्टडी की थी। वो अंग्रेज अल्केमिक से मिलने अल्फ्यूम जा रहा था, इसीलिए वह सहारा डिजर्ट को पार करने के लिए बनाए गए कारवे के साथ जा रहा था। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अचानक माल गोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर बुलाया और बाहर एक काली आंखों वाले दड़ियल आदमी ने उनसे कहा कि मैं इस कारवा का सरदार हूँ। मेरे साथ चलने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी और मौत मेरे हाथ में होती है। लड़का उस अंग्रेज से बहुत कम बात करता था क्योंकि अंग्रेज हर समय अपनी किताब पढ़ता रहता था। लड़के के पास भी अपनी बुक थी जिसे वह पिछले कुछ दिनों से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कारवा को देखना और हवा को सुनना और यात्रा को महसूस करना ज़्यादा आनंददायक लगता था। और फिर उसने कारवा के अंदर ऊँट चलाने वाले व्यक्ति से दोस्ती कर ली। उसे ऊँट चलाने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह अल कैरूम के पास का रहने वाला है। उसके पास खुद के खेत थे, लेकिन एक बाढ़ में उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए अब वो ऊँट हाँकने का काम करता था। कारवां के अंदर लोग दिन के समय में यात्रा करते थे और रात के समय में बैठ करके आराम किया करते थे। एक दिन जब आग के पास लड़का और अंग्रेज बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक ऊंट चलाने वाला आया। उसने बताया कि आदिवासियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। लड़के ने उससे पूछा कि क्या वो खतरे में है, तो ऊंट चालक ने बताया कि जब आप एक बार रेगिस्तान को पार करना शुरू कर देते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। ये बात सुन करके अंग्रेज को पूरी रात नींद नहीं आई। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के पास बैठ गए। लड़के ने अंग्रेज को अपनी कहानी बताई। अंग्रेज को लड़के की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, स्पेशली उसका क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ पर काम करना। लड़के की बात सुन करके अंग्रेज ने कहा कि अब से वो कारवां और हवा की आवाज़ पर ध्यान देगा, और लड़के ने कहा कि वो उससे किताबें पढ़ने की कोशिश करेगा। लड़के को अंग्रेज की सभी किताबों में से अल्केमिस्ट की कहानी वाली किताब सबसे ज़्यादा पसंद आई। अल्केमिस्ट ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन भर एक लैब के अंदर मेटल को प्योर करने में अपना समय बिताया था। उनका मानना था कि अगर किसी भी मेटल को सालों तक गर्म किया जाए तो वह अपनी सभी करैक्टरिस्टिक्स से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने इसे मास्टर वर्क कहा था। यह आधा लिक्विड और आधा सॉलिड होता है। मास्टर वर्क के लिक्विड पार्ट को अमृत के नाम से जाना जाता है और इससे सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और इसी वजह से अल्केमिस्ट कभी बूढ़े नहीं होते थे। और इसके सॉलिड हिस्से को पारस का पत्थर कहते हैं, जिसका छोटा सा टुकड़ा भी किसी भी मेटल को सोने में बदलने के लिए काफ़ी होता है। कुछ देर बात करने के बाद वो अपने अपने तंबू में जा करके सो गए। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही लड़का जाग गया था। उसने देखा खजूरों की एक लंबी कतार जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई थी। तभी अंग्रेज वहां पर आया। उसने बताया कि उन सभी को लड़ाई खत्म होने तक उन्हें नगलिस्तान में ही रुकना होगा। इस दौरान लड़का अपने खजाने के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। लड़के को उसके दोस्तों से दूर तंबू में कुछ लड़कों के साथ रहने की जगह दी गई। लड़के ने एक चरवाहे के रूप में अपनी लाइफ के बारे में अपने नए दोस्तों को बताया। तभी अंग्रेज उसके पास उस तंबू में आ गया। उसने लड़के से कहा कि वह सुबह से उसे ढूंढ रहा है। अंग्रेज चाहता था कि लड़का अल्केमिस्ट को ढूंढने में उसकी मदद करे।
दोनों मिल करके अल्केमिस्ट को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा दिन अल्केमिस्ट के बारे में खोजने का प्रयास किया और वो थक करके शाम को एक कुएं के पास जा करके बैठ गए। तभी उन्होंने एक औरत को कुएं के पास देखा जो पानी भरने वहाँ पर आई थी। लड़का उसके पास गया और उसने उसे पूछा कि क्या आप अल्केमिस्ट के बारे में जानती हैं। औरत ने बताया कि उसने कभी भी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना है और यह कह करके वो वहाँ से चली गई। लड़के ने सोचा कि उसने भी अल्केमिस्ट के बारे में पहली बार अंग्रेज के मुंह से ही सुना था, इसलिए शायद उसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो। तभी अंग्रेज ने सोचा कि शायद लोग उस व्यक्ति को अल्केमिस्ट के नाम से जानते ही ना हो। उसने लड़के से कहा कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो लोगों की बीमारियां ठीक करता हो। और फिर कुछ समय के बाद एक लड़की वहां पर पहुंची। उसके सिर पर पानी ले जाने के लिए एक बर्तन था। उसने अपना सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़का अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए लड़की के पास गया। लड़के को देख करके लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई और लड़का भी मुस्कुराया। फिर लड़के ने उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने बताया कि उसका नाम फातिमा है। लड़के ने उस आदमी के बारे में पूछा जो सभी लोगों की बीमारियों को ठीक करता है। लड़की ने दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी रहता है जो लोगों की बीमारियाँ ठीक करता है। इसके बाद लड़की ने अपना मटका पानी से भरा और वह वहाँ से चली गई। अंग्रेज अब अल्केमिस्ट की तलाश में चला गया था, लेकिन लड़का वहीं पर बैठा हुआ टेरिफा के दिनों की याद कर रहा था। अंग्रेज को अल्केमिस्ट मिल गया। अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कहा कि वो जानना चाहता है कि मेटल को सोने में कैसे बदल सकते हैं। अल्केमिस्ट ने कहा कि उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। लड़का अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। अंग्रेज लड़के के पास आया और उसने कहा कि वह खुद मेटल को सोने में बदलने के लिए जा रहा है। अंग्रेज के जाते ही फातिमा वहां पर आ गई। उसने पानी भरा। लड़का फातिमा के पास गया और उसने लड़की से कहा कि वो चाहता है कि वो उसकी पत्नी बने। वो उससे बहुत प्यार करता है। लड़की के हाथ से पानी का मटका छूट गया। लड़के ने कहा कि उसने यह रेगिस्तान खजाने के लिए पार किया था और इस सफ़र ने ही उसे उससे मिलाया है। लड़के ने कहा कि मैं हर रोज़ तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूंगा। लड़का हर रोज़ फातिमा से मिलने के लिए वहीं गया। उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लड़के ने अपनी कहानी फातिमा को बताई। इसी बीच कारवा का सरदार सभी लोगों से कहता है कि यह लड़ाई न जाने कितने दिनों तक जारी रहेगी, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। लड़का उस दोपहर फातिमा से मिलने गया। उसने सुबह हुई बैठक के बारे में उसे बताया। फातिमा ने कहा कि हमारी मुलाकात के अगले ही दिन तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते और तुमने मुझे कायनात की रूह के बारे में भी बताया था, इसलिए मैं अब तुम्हारे सपने का हिस्सा बन गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपने को पूरा करो और खजाने की खोज में पिरामिड तक जाओ। अगली सुबह लड़का वहीं बैठा हुआ था। उसने आसमान में देखा कि बाज का जोड़ा उड़ रहा है। अचानक बाज में से कुछ चमकने लगा। ये सब देख करके लड़के को एक खास तरह का अर्थ समझ में आया। उसे समझ में आया कि हाथों में तलवार लिए घोड़ों पर सवार एक सेना नखलिस्तान में चली आ रही है। वह अल्केमिस्ट से मिला और उसने उसे सब बताया। अल्केमिस्ट ने कहा कि अब उन्हें अपना ऊँट बेच करके घोड़ा खरीद लेना चाहिए। लड़के ने अल्केमिस्ट से कहा कि वह भी उसके साथ जाएगा। अल्केमिस्ट ने लड़के से कहा कि वो कल सूरज उगने से पहले वहाँ से निकल जाएगा। लड़का फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने लड़के से कहा कि हम रेगिस्तानी औरतें हमेशा अपने पतियों का इंतजार करने के लिए तैयार रहती हैं। अल्केमिस्ट और लड़के ने यात्रा शुरू की। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद अल्केमिस्ट ने लड़के से कहा कि तुम लगभग अपनी यात्रा को ख़त्म करने वाले हो और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का पीछा करने के लिए बधाई देता हूँ। वे अगले 2 और दिनों तक खामोशी से रेगिस्तान को पार करते रहे। अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो चुका था क्योंकि वे उस इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। अगले 3 दिनों के दौरान ये दोनों मुसाफिर कई हथियारबंद कबीले के लोगों के आसपास से गुजरे और कई कबीलों के लोगों ने उन्हें क्षितिज के करीब देखा। वे रेगिस्तान को पार करते रहे और रात हो चुकी थी। अगले दिन उनकी मुलाकात 3 हथियारबंद कबीले वाले लोगों से। उन्होंने अल्केमिस्ट और लड़के से पूछा कि वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अल्केमिस्ट ने कहा कि वो यहाँ पर शिकार कर रहा है और लड़के ने कहा कि वो पिरामिड तक जा रहा है। कबीले के लोगों ने उनकी तलाशी ली और उन्हें उनके पास कोई भी हथियार नहीं मिला, इसलिए उन्हें जाने दिया गया।
इसके बाद वो एक मोनेस्ट्री पर पहुंचे जहां पर वे एक काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति से मिले। अल्केमिस्ट ने उस व्यक्ति से उसका किचन यूज करने की मदद मांगी। अल्केमिस्ट ने किचन में जाने के बाद आग जलाई और इसके बाद उस व्यक्ति ने अल्केमिस्ट को एक शीशे का टुकड़ा दिया। अल्केमिस्ट ने उस टुकड़े को पैन में डाल करके गर्म किया। उसके बाद उसने पैन को नीचे उतार करके कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब पैन ठंडा हो गया तो लड़के ने देखा कि शीशा सोने में बदल गया है। फिर अल्केमिस्ट ने सोने के 4 हिस्से किए। उसने एक हिस्सा अपने पास रखा और एक हिस्सा लड़के को दिया और 2 हिस्से उसने उस व्यक्ति को दिए जिसने उनकी मदद की थी और कहा कि इन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा तुम्हारा है और दूसरा हिस्सा तुम लड़के को लौटते हुए दे देना। और इसके बाद अल्केमिस्ट और लड़का दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। अब लड़के को अपने दिल की आवाज़ सुनकर अकेले ही चलना था और फिर रात को वह पिरामिडों के पास पहुंच गया। लड़के ने एक जगह को चुन करके उसे खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह वहां पर खोद ही रहा था कि तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोग लड़के के पास और पूछने लगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने लड़के को पीटना शुरू किया और उससे उसका सारा सोना छीन लिया और उससे वहाँ पर और खुदाई करने के लिए कहा। उन्हें लगा कि लड़के ने यहाँ पर सोना दबाया हुआ है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने उसे और मारा और तंग आकर के लड़के ने चिल्ला करके कहा कि वो यहाँ पर खजाने की तलाश में आया है। उसने कहा कि उसे 2 बार अपने सपने में इजिप्ट के खजाने को देखा है। उसकी बात सुन करके लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने लड़के से कहा कि किसी को भी अपने सपने के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए। उसने बताया कि आज से करीब 2 साल पहले उससे भी सपना आया था कि स्पेन में एक गांव में जहां पर एक चरवाहा उसकी भेड़ें सोई हुई हैं, वहाँ पर एक चर्च में पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है। लेकिन वो इतना पागल नहीं था कि एक सपने के पीछे स्पेन जाए और ये सब कह करके वो वहाँ से चला गया। लड़के को अब समझ में आ गया था कि खजाना तो वहीं पर था जहाँ पर वो अपनी भेड़ों के साथ सोया हुआ था। फिर लड़का वापस चर्च पहुँचा। उसने पेड़ के नीचे खुदाई की, उसे वह खजाना मिल गया। उसने वादे के अनुसार 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और फिर वह फातिमा के पास चला गया। इस प्रकार से लड़के ने अपने खजाने को पा लिया। और इस तरह से दोस्तों सपने से भरी ये कहानी ख़त्म होती है। और इस सपने से भरी कहानी से जो 8 लेसन्स मैंने सीखे और जिन्हें मैं अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, उनमें से सबसे पहला लेसन है दोस्तों, बिलीव इन योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपने में विश्वास रखो। आपको अपने सपने में विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार से सैंटियागो ने अपने सपने में विश्वास दिखाया और फाइनली वो अपने खजाने की खोज में चल पड़ा और उसे उसका खजाना मिल भी गया, उसी प्रकार से हमें भी अपने सपने में विश्वास रखना होगा और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें एक्शन लेने होंगे। और दूसरा लेसन जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है वो है दोस्तों, फॉलो योर हार्ट, यानी कि अपने दिल की आवाज़ को सुनो। जब आप अपने सपने को पूरा करने लगेंगे तो आपको बहुत से लोग तरह तरह के एडवाइस देंगे। आपको बीच बीच में मन होगा कि आपको उससे शायद पूरा नहीं करना चाहिए या फिर आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार से सैंटियागो को हुआ था। लेकिन आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है और तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। और तीसरा लेसन जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है दोस्तों, वो है नेवर एवर गिव अप, यानी कि कभी भी हार मत मानिए। जिस प्रकार से सैंटियागो बार बार फेल होने के बाद भी, अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी एक बार फिर से खड़ा होकर क्रिस्टल के व्यापारी की दुकान पर काम करके पैसे जुटाता है, फिर से वो अपने सपने के लिए एक बार फिर से यात्रा करने लगता है। उसी प्रकार से हमें हमारे सपने को पूरा करने के लिए जितनी बार भी रुकना पड़े, रुक करके हमें वापस से चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस कहानी से चौथा लेसन जो हम सीख सकते हैं वो है दोस्तों, द ट्रेजर इज वेयर यू आर बट यू हैव टू गो आउटसाइड टू फाइंड इट, यानी कि खजाना वहीं पर है जहाँ पर आप हैं, यानी कि खजाना आपके अंदर है, आपके दिल में है। खुशी जिसकी तलाश आप और हम मिल करके कर रहे हैं वो हमारे दिल के अंदर है। जिस प्रकार से खजाना सैंटियागो को वहीं पर उसी चर्च में मिला जहाँ पर वह सोया हुआ था, लेकिन उसे पता इस बात का तब चला वो जो पिरामिड के पास पहुँच गया। उसी प्रकार से हमें भी अपने सपने को पूरा करने के लिए बाहर जाना होगा,
तभी हम अपने अंदर छिपे हुए खजाने को पा सकते हैं। और इस कहानी से 5वां लेसन जो हमें सीखने को मिलता है दोस्तों, वो है द वंस हु लव्स यू विल नेवर स्टॉप यू टू अचीव योर गोल। यानी कि जो इंसान सच में वाकई में आपसे प्यार करता है वो आपको कभी भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं रोकेगा। जिस प्रकार से फातिमा ने सैंटियागो को उसका गोल अचीव करने में उसकी हेल्प की, उसी तरह से जो लोग सच्चे होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको गोल्स में बाधा कभी भी नहीं डालेंगे। और इस कहानी से छठा लेसन जो हमें सीखने को मिलता है दोस्तों, वो है एवरीथिंग हैपन्स वंस कैन नेवर हैपन्स अगेन बट एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस श्योरली हैपन्स थर्ड टाइम्स। यानी कि जो चीज़ एक बार होती है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ दोबारा भी हो, लेकिन जो चीज़ 2 बार हो चुकी है उसका तीसरी बार होना निश्चित है। अगर आप अपने दिल की आवाज़ को एक बार नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरी बार शायद अपने दिल की आवाज़ को सुन लें, लेकिन अगर बार बार अपने दिल की आवाज़ को दबा देंगे तो आप हमेशा ही अपने दिल की आवाज़ को दबाते चले जाएंगे और आप अपने सपनों को मार करके जिएंगे। इसलिए कभी भी अपने दिल की आवाज़ को मरने मत दीजिए, उसे एक्सप्रेस कीजिए, अपने सपने को जिए। और इस कहानी से 7वां लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो है दोस्तों, जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डेस्टिनेशन। यानी कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो यात्रा होती है वो उस डेस्टिनेशन से यानी कि उस गोल को पा लेने से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो यात्रा ही हमें ऐसा इंसान बनाती है जिसके पास वो सभी चीज़ें होंगी जो वो पाना चाहता है। और इस कहानी से 8वां लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो है दोस्तों, बिलीव इन गॉड। यानी कि भगवान में विश्वास रखें। भगवान हमेशा आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। जिस प्रकार से सैंटियागो की विभिन्न लोगों ने मदद की उसके गोल को अचीव करने में, उसी तरह से जब आप अपने गोल को अचीव करना शुरू करेंगे तब आपके पास लोग आते जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाते जाएंगे। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी अमेजिंग लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग बुक्स की समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।